यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूँ सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। गाइस, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हमारा बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक है अपनी कॉमर्स के अंदर, जो यूनिट नंबर 4 है ये अपना, और साथ में अपने जो यूनिट नंबर 4 है मैनेजमेंट की, तो उसके अंदर भी अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है वो टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उसको जो है वो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर बात करता हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर टोटल मिला के हम लोग 4 लेक्चर जो है वो लगाने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट लेक्चर है, एलिमेंट्री लेक्चर है। इसके अंदर हम समझेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली है क्या। तो सारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो सिनेरियो है वो आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे। फिर कल मतलब जो नया सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस के बारे में। थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। और फोर्थ लेक्चर में हम लोग जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की चर्चा करेंगे। ओके, और उसके बाद में उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है तो वो भी करेंगे। तो टोटल मिला के यही मैंने सोचा है कि लगभग 4 से 5 लेक्चर जो है वो हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे लगाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये टॉपिक? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जब कभी भी हम कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं तो वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्काउंट रेट। आप कोई भी बात कर लीजिए, आप कोई प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने की बात कर लीजिए, चाहे कैपिटल बजटिंग डिसीजन की बात कर लीजिए, जब कभी भी आप ये सोचते हो कि वेदर टू इन्वेस्ट इन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और नोट, कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाया जाए या पैसा ना लगाया जाए, तो उसका जो क्राइटेरिया होता है, मतलब एक्सेप्ट रिजेक्ट का जो क्राइटेरिया होता है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं घूम घूम के जो है वो आता है किसके ऊपर? आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही बोलते हैं हम लोग क्या? डिस्काउंट रेट, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? हर्डल रेट, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आ रही है क्या? हाँ जी सर। तो बेसिकली जितने भी आगे आप पढ़ने वाले हो, चाहे आप जो है वो पढ़ेंगे, अभी हमने जैसे लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने लीज फाइनेंसिंग खत्म किया, तो लीज फाइनेंसिंग के अंदर भी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी जब हमने पढ़ा, तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे लीज रेंटल की, तो उसको लिए आपने लीज रेंट को डिस्काउंट किया। तो वो डिस्काउंट जिस रेट से किया ना, उस रेट को बोलते हैं हम लोग क्या? डिस्काउंट रेट। तो किसी भी एस्पेक्ट की बात कर लो, पूरे बिजनेस के अंदर, अगर पूरे बिजनेस की अगर मैं बात करता हूं, तो जब कभी भी बिजनेस के अंदर हम ये सोचते हैं कि हम कहीं पे पैसा लगाने की बात करते हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर एसेट को परचेज करने की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं यही बात रिफ्लेक्ट करती रहती है कि क्या वहां पे पैसा लगाना मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। अब प्रॉफिटेबल कैसे रहेगा? तो प्रॉफिट आपको मालूम है कैसे निकलता है? रेवेन्यू में से माइनस कर दो कॉस्ट। ओके, तो रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? आपका प्रॉफिट होगा। तो यहां पे जो आपकी कॉस्ट है, अगर आपको उसका पता चल जाए, भाई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से अगर मान लो मैं 1 करोड़ रुपया मुझे रेवेन्यू होगा, बट द क्वेश्चन इज कि उस 1 करोड़ को कमाने पे मेरी लागत कितनी आ रही है, तो वो जो कॉस्ट है, जो बेंचमार्क है जिससे आप जो है अपने रेवेन्यू को क्या करने वाले हो? कंपेयर करने वाले हो, दैट बेंचमार्क इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही इमेंस इंपॉर्टेंस है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हम हमेशा ही जो है जो कंपैरिजन करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है टॉपिक, और ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि ये अगर प्रॉपरली समझ में आ गया तो फिर आप ये समझिएगा जब आप कैपिटल बजटिंग करोगे तो वहां पर पूरा इसका जो है वो लिंक बैठता है। क्यों? क्योंकि जब आप कैपिटल बजटिंग करोगे तो वहां पर सारे के सारे मेथड्स में आप प्रेजेंट वैल्यू जब भी निकालोगे, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करने वाले जो आपके मेथड्स हैं, उनमें जब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करोगे, जब आप उन प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, तो वहां पे आप डिस्काउंट रेट से ही जो है अपने कैश फ्लो को क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि वो डिस्काउंट रेट क्या है। अब 2 तरीके हैं, या तो डिस्काउंट रेट का रट्टा मार लो, या एक बार समझ लो कि एक्चुअल में डिस्काउंट रेट बनता कैसे है और डिस्काउंट रेट होता क्या है। तो डिस्काउंट रेट का दूसरा जो नाम है वो क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही बोलते हैं हर्डल रेट या मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये सब। ओके, हाँ जी सर। तो आइए शुरुआत करेंगे हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करना चाहूंगा। अगर आप लोग भी अपकमिंग जून 2022 या दिसंबर 2022 के अंदर जो एनटीए नेट का पेपर होना है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग जो है आपको प्रोवाइड करवाएंगे पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 के अंदर हम दोनों की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग मैनेजमेंट की भी कोचिंग दे रहे हैं कोड 17, और हम कॉमर्स की तो कोचिंग हम पहले से प्रोवाइड करवाते आ रहे हैं कोड नंबर 8 की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप हमारा बैच लीजिए। हमारे बैच के अंदर हम आपको आपके घर पे बैठे बैठे प्रोवाइड करवाएंगे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के वीडियो लेक्चर, प्लस में आपको मिलेगा सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में। कलर्ड बुक्स हैं वो सब आपके होम एड्रेस के ऊपर हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे।
जैसे अभी हम लोग बिजनेस फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो ये हमारे बिजनेस फाइनेंस की जो है वो बुक हो गई है। ओके, जैसे अब ये तो हो गया कॉमर्स का, और ये है हमारे जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किताबें हो गई हैं। तो 10 किताबें पेपर 1 की, 10 किताबें पेपर 2 की, ये सब आपको मिलेगा। वीडियो लेक्चर मिलेगा, रिवीजन करने के लिए रिवीजन की सेपरेट वीडियोस मिलेंगी, और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के MCQ मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नीचे नंबर दिया उसके ऊपर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। 6 महीने का जो है वो कोर्सेज भी अवेलेबल है, और 1 ईयर का अगर कोई बच्चा इंटीग्रेटेड कोर्स लेना चाहता है तो वो भी हम लोग जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, हाँ जी सर। चलो अब शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक को। टॉपिक का जो नाम है वो है क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या नाम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को शुरू करने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा आपको लेके जाता हूं चैप्टर नंबर 2 पे, जो हमने बिजनेस फाइनेंस के अंदर चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, जिसका नाम था सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। मतलब जब कभी भी आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो बिजनेस के अंदर आप कैपिटल को रेस करते हो। ध्यान से सुनना, आप क्या करते हो बिजनेस में, जो आपकी कैपिटल है उसको क्या करते हो, रेस करते हो। तो जब आप कैपिटल को रेस करोगे तो कैपिटल कहां से आप इकट्ठी करोगे। रेस का मतलब क्या हो गया, कैपिटल को क्या करना, कलेक्ट करना, कैपिटल को क्या करना, इकट्ठा करना। तो कैपिटल को इकट्ठा करने के आपके पास में कई सारे सोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म, लेकिन हम यहां पे बात करने वाले किसका, लॉन्ग टर्म का। क्योंकि जब कभी भी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर ओनली लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट को ही कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब जो आपके शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लाइक कमर्शियल पेपर हो गया, लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, लाइक टी बिल हो गया, तो इनकी कॉस्ट को हम लोग जो है वो कभी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर कंसीडर नहीं करते, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट है। ओके, और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग जो है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज को ही कंसीडर करेंगे, हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज को जो है वो यहां पे हम कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या, जी सर। तो यहां पे होता क्या है, जब कभी भी हमने वहां पे पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में कि जब कभी भी बिजनेस के अंदर आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो कैपिटल को रेज करने के कई सारे आपके पास में सोर्सेज होते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म सोर्स, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म को हटाओ, बात करेंगे लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म के अंदर आप पैसे इकट्ठा कर सकते हो डेट से, आप पैसा इकट्ठा कर सकते हो इक्विटी से, आप पैसा जो है वो इकट्ठा कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर से, और आप जो है जो पैसा आपके बिजनेस के अंदर ही पड़ा है जिसको आप बोलते हो रिटेन्ड अर्निंग, मतलब अर्निंग का वो पोर्शन जो आपने डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपने पास ही रख लिया था, आप उसको भी फ्लोइंग बैक कर सकते हो अपने बिजनेस में, दोबारा से आप उसको एंगेज कर सकते हो। तो ये सब आपके जो है वो कैपिटल के क्या है, सोर्सेज है। मतलब यहां से आप पैसा जो है वो इकट्ठा करते हैं। अब ये बात समझ में आ गया, जी सर। अब जब भी आप किसी भी सोर्स से अगर आप पैसे को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो हर सोर्स की अपनी जो है वो एक पर्टिकुलर क्या होती है, कॉस्ट होती है। जैसे अगर मैं बात करूंगा इक्विटी का, किसकी बात करूंगा, इक्विटी, तो इक्विटी वालों की अपनी एक कॉस्ट है जिसको KE, कॉस्ट को के नाम से पुकारते हैं, और इक्विटी की जो कॉस्ट है उसको हम कैसे बोलते हैं, KE बोलते हैं। क्या बोलते हैं, KE। प्रेफरेंस शेयर से अगर आप पैसे इकट्ठा करोगे तो प्रेफरेंस वालों की अपनी कॉस्ट रहेगी, उसको KP से पुकारते हैं। K का मतलब तो कॉस्ट और P का मतलब प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। अगर आप डिबेंचर से पैसे इकट्ठा करोगे तो उसकी कॉस्ट को KD के नाम से पुकारते हैं, और अगर आप रिटेन्ड अर्निंग को ही दोबारा से फ्लोइंग बैक करोगे अपने बिजनेस में तो उसको KR के नाम से पुकारते हैं। ओके, हाँ जी। तो सर क्या बताया अभी तक आपने, हमने आपको ये बताया कि हमने पहले एक टॉपिक पढ़ा था सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसके अंदर हम लोगों ने देखा हमारे पास में लॉन्ग टर्म सोर्स के नाम पे जो है वो था इक्विटी, वो था प्रेफरेंस, वो था डिबेंचर, वो था रिटेन्ड अर्निंग। हर एक सोर्स की, ये सब आपके क्या है, सोर्सेज है, ये सब सोर्सेज है, और हर सोर्स की अपनी जो है एक पर्टिकुलर क्या होती है, कॉस्ट होती है। इक्विटी को कॉस्ट को, इक्विटी की जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं KE, प्रेफरेंस की कॉस्ट को बोलते हैं KP, डिबेंचर की कॉस्ट को बोलते हैं KD, और रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट को बोलते हैं KR। ये बात समझ में आ रही है क्या, जी सर। अब देखो इक्विटी का जो पैसा होता है वो हम बाहर से रेस करते हैं, हालांकि वो बाद में मालिक बन जाते हैं, लेकिन वो पैसा तो बाहर से है। मतलब बिजनेस जो है वो क्या करेगा, शेयर्स को इशू करेगा, फिर कुछ लोग जो है वो शेयर को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कंपनी को पैसा प्रोवाइड करेंगे। तो बदले में कंपनी उनको क्या पे करती है, एज एन अर्निंग के तौर पे डिविडेंड का भुगतान करती है। ओके, हाँ जी। तो ये जो डिविडेंड है, क्या ये पेमेंट किया जाता है, कैश का आउटफ्लो होता है? यस सर, आउटफ्लो होता है। तो ये आपकी हो गई है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो कॉस्ट बाहर के लोगों को पेमेंट की जाती है डेट इज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और जो अपने खुद के, ध्यान से सुनना, जो अपने खुद के सोर्स की कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट। देखो, अगर आप इक्विटी से पैसा इकट्ठा करोगे तो आप डिविडेंड के तौर पे पेमेंट करोगे, यस। अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसे इकट्ठा करोगे तो भी आपको डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ेगा, यस। अगर आप डिबेंचर के तौर पे अगर आप पैसा जो है वो क्या करोगे,
रेज करोगे तो भी आपको जो है वो बदले में इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। यस, बट अगर आपने अपनी अर्निंग का वो पोर्शन जो आपने अपने पास ही रिटेन कर लिया था, अगर आप उसको यूज करोगे तो क्या आपको किसी बाहर वाली पार्टी को कोई पेमेंट करना है क्या? नहीं सर। तो इसका मतलब जो है वो क्या कि ये जो तीन है ना, इन तीनों की कॉस्ट को तो बोलते हैं हम लोग क्या? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जो रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये बात समझ में आ रही है क्या? बोलो। हाँ जी। तो सर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? देखो भाई, जब ये अलग अलग सोर्स की जो कॉस्ट होती है इनको बोलते हैं हम स्पेसिफिक कॉस्ट। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक। मतलब एक पर्टिकुलर, ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर सोर्स की जो कॉस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कॉस्ट। और जब सभी सोर्स की कॉस्ट को हम क्या करते हैं? मर्ज कर देते हैं, उनका वेटेड एवरेज ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो नीचे एक बार थोड़ा सा बता दूं, इफ स्टडी इंडिविजुअली, अगर आप इन सभी कोर्स को इंडिविजुअली स्टडी करोगे तो उसको बोलेंगे आप लोग स्पेसिफिक कोर्स, और अगर आप उनको कंबाइंड देखोगे तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? कंबाइंड कोर्स। और कंबाइंड कोर्स को, स्पेसिफिक कोर्स को कैसे नोट करते हैं? डिबेंचर की कोर्स को केडी, इक्विटी को केई, प्रेफरेंस को केपी। लेकिन अगर बात करूंगा मैं कंबाइंड का, तो कंबाइंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? के ओ या फिर के डब्ल्यू। और इसी को बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको? मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर दोनों तरह की कॉस्ट आती है। इसमें आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आती है और इसमें आपकी इम्प्लिसिट भी आती है। एक्सप्लिसिट तो सब समझ में आ गया, आपने हमें बता भी दिया कि जो हम बाहर की पार्टी को पेमेंट करते हैं डेट इज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जी बिल्कुल, मैंने लिखा भी हुआ, एक बार पढ़ा भी देता हूं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द रेट डेट द फर्म, ये वो रेट है जो एक फर्म पे करती है टू प्रोक्यूर द फाइनेंसिंग। प्रोक्यूर मतलब कलेक्ट करना, पैसे को कलेक्ट करने के बदले में हम जो पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। वही अगर बात करूंगा इम्प्लिसिट का, तो इम्प्लिसिट के बारे में कुछ लिखा मैंने, ध्यान से सुनना। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द रेट, इम्प्लिसिट कॉस्ट वो रेट है, रेट ऑफ रिटर्न है जो जुड़ा हुआ है किससे? द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉरगोन। अब मेरी बात समझो, ये देखो जी, ये आपके पास में था रिटेन अर्निंग था। पहले ये बताओ ये रिटेन अर्निंग क्या होता है? सर रिटेन अर्निंग का मतलब होता है अर्निंग का वो पोर्शन या प्रॉफिट का वो पोर्शन जो हमने अपने पास ही रिटेन कर लिया। ओके, हाँ जी। अगर आप इसको एज ए सोर्स के तौर पे, अपने कैपिटल के तौर पे अगर इसको यूज ना करते तो कहीं और इन्वेस्ट करते। हाँ जी, लेकिन क्योंकि आपने इसको अपने प्रोजेक्ट में लगा दिया तो आपने जो है वो इनकम जो अगर आप इसको कहीं और क्या करते? एल्सवेयर, अगर आप कहीं और इसको क्या करते? इन्वेस्ट करते, तो कहीं और इन्वेस्ट करने पर जो आप इनकम कमाते तो क्या वो इनकम आपको अब छोड़नी पड़ेगी नहीं छोड़नी पड़ेगी? ये बता दो बस। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रिटेन अर्निंग का पैसा जो हमारे पास में पड़ा था, अगर मैं उसको एज ए कैपिटल के तौर पे ना लेता, अगर मैं उसको जो है अपने बिजनेस के अंदर दोबारा यूज ना करता, तो क्या कहीं और लगाता? हाँ जी सर, लगाते। और अगर मैं कहीं और लगाता तो बस आप मुझे ये बता दीजिए, क्या वहां से मैं कुछ ना कुछ अर्निंग कमाता? हाँ जी सर, कमाते। तो क्या मैंने वो पैसा जो बाहर ना लगा के मेरे बिजनेस में लगा दिया, क्या उसकी वजह से मैंने वो अर्निंग जो मुझे बाहर से मिलती, क्या मैंने वो छोड़ दिया? नहीं छोड़ दी, छोड़ दी। यही होती है आपके क्या? इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव की जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द रेट ऑफ रिटर्न जो जुड़ा हुआ है एसोसिएटेड विद किससे? बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉरगोन। जो आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपने क्या कर दिया? फॉरगोन कर दिया, छोड़ दिया, तो उसकी जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं आप लोग क्या? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, हाँ जी सर। अच्छा जी, अब ये जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसी को बोलते हैं मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इसी को बोलते हैं कट ऑफ रेट, इसी को बोलते हैं टारगेट रेट, इसी को बोलते हैं हर्डल रेट, और इसी को बोलते हैं हम लोग के स्टैंडर्ड रिटर्न। तो कुछ भी आ जाए, चाहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल दो, चाहे मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, चाहे कट ऑफ रेट, टारगेट रेट, हर्डल रेट, स्टैंडर्ड रिटर्न, सबका मतलब एक ही है, वो क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, हाँ जी सर। तो सर ये आपने ये तो समझा दिया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर जो है वो दोनों तरह की कॉस्ट आएंगी, एक्सप्लिसिट भी आएगी, इम्प्लिसिट भी आएगी। और आपने ये भी बता दिया कि हर पर्टिकुलर सोर्स की अपनी क्या होती है? कॉस्ट होती है, उसी को वेटेड करके हम लोग जो है वो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो क्या करते हैं? कंप्यूट करते हैं। ठीक है सर, हमें ये तो बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ सर कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको? क्यों बेफालतू में हमारा सिलेबस जो है वो क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। क्यों किया सर? मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पढ़ने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? और सर क्यों इसको बारी बारी ये बोला जा रहा है इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न? क्यों बोला जा रहा है इसको? आओ उसकी चर्चा करते हैं।
ध्यान से सुनना जी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब हमने फर्स्ट लेक्चर लगाया तो आपको फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम संभालता है फाइनेंशियल मैनेजर। मैनेजमेंट में लेना पड़ते हैं डिसीजन, तो फाइनेंशियल मैनेजर भी लेता है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन को आपने, बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं जिनको आपने 3 पार्ट में जो है वो क्या कर देते हैं, समराइज किया था। एक होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है आपके फाइनेंसिंग डिसीजन, और एक होता है जी कौन सा आपका तीसरा, डिविडेंड डिसीजन। ओके, हाँ जी। जो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है जिसके अंदर आप 2 तरह की डिसीजन लेते हो, या तो पैसा लगाएंगे फिक्स कैपिटल, फिक्स एसेट्स में, या लगाएंगे कहां पे, करंट में। करंट में लगाएंगे उसके लिए तो होता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन, लेकिन वो डिसीजन जिसके अंदर आप ये डिसाइड करते हो कि कौन से फिक्स एसेट में पैसा लगाया जाए, तो उसके लिए होता है आपका कौन सा, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। ओके, अब किस फिक्स एसेट में, ध्यान से सुनना, किस फिक्स एसेट के अंदर जो है वो पैसे को क्या किया जाए, लगाया जाए। आवाज पता नहीं क्या हम्बल हो गया थोड़ा सा, समझना बात को। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में आप ये देखते हो कि आपके पास बहुत सारे जो है वो क्या होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं। तो किस प्रोजेक्ट के अंदर जो हम पैसे को जो है वो क्या करें, इन्वेस्ट करें, तो वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वो करता है आपकी किसके ऊपर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। जो प्रोजेक्ट आपको मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कमा कर दे देते हैं, आप उसके अंदर पैसा लगाओगे और बाकियों के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो मैंने कैपिटल बस्टिंग के अंदर क्या लिखा, COC बोले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द बेसिक इनपुट इंफॉर्मेशन है जिसको हम यूज करते हैं एज ए डिस्काउंट रेट के तौर पे, क्या कैलकुलेट करने के लिए, NPV। तो हम अपनी NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो हम रेट लेके चलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट रेट, और ये डिस्काउंट रेट ही होता है आपका क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके जी सर। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको क्या देता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको एक यार्डस्टिक देगा। इसका मतलब ये आपको जो है वो बेसिकली एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप मेजर करेंगे वर्थ किसकी, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की। मतलब एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आपके लिए वर्दी है या नहीं है, वो डिपेंड करता है किसके बेस पर, आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेस पर। और कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही आपका बेस बनता है किसका, एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरिया का। मतलब एक पर्टिकुलर प्रपोजल को आपने एक्सेप्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेस पर। अगर मान लो कोई एक प्रोजेक्ट जो है, अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने एज्यूम कर लिया हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%। ओके, अगर कोई प्रोजेक्ट 12% या उससे ज्यादा कमा के देगा तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे ठीक है, एक्सेप्ट द प्रपोजल। और अगर कोई प्रोजेक्ट है वो मान लीजिए अगर वो 9% ही कमा के दे रहा है तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट द प्रपोजल। क्यों, क्योंकि मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम से कम जो है वो कितनी होनी चाहिए, 12%। अगर 12 से कम है रिजेक्ट करो, 12 से ऊपर है तो क्या करो, एक्सेप्ट करो। ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको क्या देगा, एक यार्डस्टिक प्रोवाइड करेगा, बेसिकली आपको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा क्या करने के लिए, एक प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए या उसको रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही पढ़े थे हमारे ऑब्जेक्टिव। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, सेल्स मैक्सिमाइजेशन होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम आपका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ओके, तो उनमें से जो सबसे बेस्ट ऑब्जेक्टिव था वो कौन सा था, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो हमको मालूम है कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा आपका, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और वेल्थ कैसे बढ़ती है, पॉजिटिव एनपीवी से। जो आपकी पॉजिटिव एनपीवी होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का पॉजिटिव होना, इसकी वजह से जितनी एनपीवी पॉजिटिव होती रहेगी उतनी वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर जो है वो क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो मैंने यहां क्या लिखा, एज वी नो फर्म बेसिक ऑब्जेक्टिव, फर्म का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये मैक्सिमाइज होगी विद पॉजिटिव एनपीवी। और एनपीवी को अगर कंप्यूट करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है क्या, डिस्काउंट रेट। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज होगी विद पॉजिटिव एनपीवी, और इसके कंप्यूटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, डिस्काउंट रेट को, जो कि क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। ये बात समझ में आ रही है क्या जी। और आप उसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है, किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली आपके लिए एक स्टैंडर्ड का काम करता है। आपके लिए क्या है, एक स्टैंडर्ड का काम करता है, जिसके बेस पर आप ये डिसाइड करते हो कि क्या किसी प्रपोजल को अंडरटेक करना चाहिए या उसको अंडरटेक नहीं करना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके लिए एक बेसिक फिनोमिना है जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर आप किसी भी प्रपोजल को जो है वो समझ नहीं पाओगे। क्योंकि कोई भी प्रपोजल, आपको सारे प्रपोजल अच्छे लगेंगे, चाहे कोई 10% कमा के दे रहा हो, चाहे 20 दे रहा हो, चाहे 50 दे रहा हो, आपको लगे हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब तक आपके पास स्टैंडर्ड नहीं होगा तो आप कंपैरिजन किससे कर पाओगे। तो आपको जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाएगा वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके,
हाँ जी सर, चलो जी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ते हैं? किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है तो उसके लिए जरूरी है कि पहले अपने को जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पता हो, उसी के बेस पर हम लोग कंपैरिजन करके जो है वो निकालते हैं कि क्या प्रपोजल वर्दी है या नहीं है। ठीक है जी, ये तो मुझे समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन ये आ रहा है, ये भी हमने पढ़ लिया। अच्छा, ये एक समझना, रिटेन अर्निंग की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, ठीक है ना, उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती, बाहर वालों को नहीं होता। तो रिटेन अर्निंग की एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो होती है क्या? -100%। ये बात को ध्यान रखना। द एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब बाहर के लोगों को जो पेमेंट करनी है ऑफ रिटेन अर्निंग इज -100%, मतलब वो आपके लिए क्या होती है? वो आपको बाहर के लोगों को कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती है। तो उसको इसके लिए इसको बोलते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है रिटेन अर्निंग की, दिस इज -100%। ठीक है, चलो जी आगे आते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं थोड़ा सा। अब बुक निकाल लीजिए, बुक में से देखेंगे, ये सब बुक में दिया हुआ है। इन ऑपरेशनल टर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है डिस्काउंट रेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो क्या है? डिस्काउंट रेट है, जिसको अब यूज करते हैं किसमें? डिटरमाइन करने में द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश प्रोसीड एंड इवेंचुअली डिसाइड करते हो इसके बेस पर वेदर कि क्या एक प्रोजेक्ट इज वर्थ अंडरटेकिंग और नोट, कि क्या एक प्रोजेक्ट जो है हमारे लिए बेनिफिशियल भी है या नहीं है। इन दिस सेंस इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। इसी सेंस में हम इसको बोलते हैं इट इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट ए फर्म मस्ट अर्न, जो फर्म को जो है कमाना ही कमाना पड़ेगा ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म टू रिमेन अनचेंज। अगर आप ये चाहते हो फर्म की मार्केट वैल्यू जो है वो क्या रहे? अनचेंज रहे, मतलब ना तो बढ़े ना कम हो, तो कम से कम इतना तो आपको हर साल जो है वो अर्निंग करनी पड़ेगी ताकि आपकी मार्केट वर्थ जो है वो क्या रहे? आपकी सेम रहे। ठीक है जी, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को विजुलाइज करते हैं एज बीइंग कंपोज ऑफ सेवरल एलिमेंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आपके कई सारे जो है वो क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। आपको मैंने बताया भी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में के भी होता है, के भी होता है, के भी होता है, के भी क्या बोलते हैं, के भी होता है, ये सब होते हैं। दीज एलिमेंट आर द कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ कैपिटल। द टर्म कंपोनेंट का मतलब यहां पे जो है वो है आपके डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम विच, जिनसे फंड्स आर रेज बाय ए फर्म, जहां से फर्म जो है वो अपने पैसे को क्या करती है? कलेक्ट करती है। ऑब्वियसली ईच सोर्स ऑफ फंड और ईच कंपोनेंट ऑफ कैपिटल हैज इट्स कॉस्ट। जैसा कि हम जानते हैं हर एक सोर्स की जो है अपनी एक पर्टिकुलर क्या होती है? कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल इक्विटी की अपनी कॉस्ट होती है जिसको के ई बोलते हैं, प्रेफरेंस की अपनी कॉस्ट होती है जिसको के पी बोलते हैं, एंड सो ऑन। और डिबेंचर की अपनी कॉस्ट है जिसको के डी बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग की अपनी कॉस्ट होती है जिसको के आर बोलते हैं। द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स और कंपोनेंट इज नोन एज द स्पेसिफिक कॉस्ट। हर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्पेसिफिक कॉस्ट। व्हेन दीज स्पेसिफिक कॉस्ट आर कंबाइंड, जब ये सारी स्पेसिफिक कॉस्ट को आप कंबाइन करते हैं टू अराइव एट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंप्यूट करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द टर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर यूज इंटरचेंजेबली इन दिस बुक। इन अदर वर्ड्स द टर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज अ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके लिए जो है वो क्या है? एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का। मतलब एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को आपने या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अगर आपने जो है वो क्या करना है? एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो वो करेंगे आप ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आइए फिर आगे बोलते हैं, और इसके अंदर हम लोग जो है वो पर्टिकुलर कॉस्ट को नहीं लेके चलते, मतलब के डी, के आर, के पी, के ई को लेके नहीं चलते, हम ओवरऑल कॉस्ट को लेके चलते हैं। तो यहां पे हम जो है वो कंबाइंड कॉस्ट को लेके चलते हैं ऑफ ऑल द सोर्स ऑफ फाइनेंस। दिस इज मेनली बिकॉज, क्योंकि हमारा यहां पे जो फोकस है वो पूरी फर्म के ऊपर होता है, ना कि एक पर्टिकुलर सोर्स के ऊपर होता है। दिस इज मेनली बिकॉज आवर फोकस इज ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म एज ए होल। ओके, हाँ जी। अब एक ना वो के आर का मैंने आपको कुछ बताया, ध्यान है आपको, मैंने के आर बताई, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, तो इसके बारे में थोड़ा समझो। द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, फर्म जो प्रॉफिट कमाती है बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब फर्म आपको अगर ध्यान हो, मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट भी बताया था एक बार, मैंने आपको बताया कि देखो कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम सेल, ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनती है, सेल में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो आता है आपका कंट्रीब्यूशन। क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट को, और ये फिक्स कॉस्ट मालूम कौन सी है? दिस इज द ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। कौन सी? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, लाइक रेंट हो गया एक्सेट्रा। इसको माइनस करेंगे तो आएगा क्या आपका? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से अगर आप माइनस करेंगे किसको? इंटरेस्ट को, तो आएगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस करेंगे आप किसको? टैक्स को, तो आएगा EAT, अर्निंग आफ्टर
टैक्स। जब इसमें से माइनस करेंगे आप प्रेफरेंस के डिविडेंड को, अब पेमेंट होती है पहले, जो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया ना, डिवेंचर का भुगतान करने के बाद ये प्रॉफिट बचा, टैक्स का पेमेंट करने के बाद ये प्रॉफिट बचा। अब इसमें से जो है फिर पेमेंट होगा पहले किसको, प्रेफरेंस के डिविडेंड को, बाकी जो बचा वो बचा अर्निंग फॉर इक्विटी। क्या बोलते हैं इसको, अर्निंग फॉर इक्विटी। इस अर्निंग फॉर इक्विटी को में से हम एक पोर्शन तो अपने पास क्या करते हैं, रिटेन्ड करते हैं, और एक पोर्शन हम जो है वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ध्यान से सुनना, ये जो अर्निंग फॉर इक्विटी है इसका एक पोर्शन तो हम अपने पास ही क्या करते हैं, रिटेन, और एक क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। अब जो पोर्शन हमने अपने पास रिटेन कर लिया ना, ये अर्निंग फॉर इक्विटी को जो पोर्शन हमने अपने पास रिटेन कर लिया उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। और अर्निंग फॉर इक्विटी का जो पोर्शन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ये बात समझ में आ रही है क्या, जी सर। तो इसका मतलब ये जो अर्निंग है आपकी, जो टोटल अर्निंग थी, इस अर्निंग के दो पार्ट बनते हैं। अर्निंग का एक हिस्सा तो कंपनी क्या करती है, डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, और एक हिस्सा कंपनी फ्यूचर के लिए जो है अपने पास ही बचा के रख लेती है। वो जो हिस्सा अपने पास ही बचा के रख लिया गया उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिटेन्ड अर्निंग। मतलब अर्निंग का वो पोर्शन जो आपने क्या कर लिया, रिटेन्ड कर लिया। समझ रहे हो, बोलो हाँ जी सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब ये जो है ना रिटेन अर्निंग, अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, समझो एक बार। बोलते हैं द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया बट नो डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर। तो वो प्रॉफिट कौन सा है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो प्रॉफिट जो आपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, नोट डिस्ट्रीब्यूट। तो ये प्रॉफिट कौन सा हो गया बताओ सर, ये होगी हमारी रिटेन अर्निंग। बोलो हाँ जी। तो इस रिटेन अर्निंग को जो हमने अपने पास ही रख लिया उसको हम कई बार क्या कहते हैं, दोबारा से बिजनेस में लगा देते हैं। जो पैसा पड़ा ही था तो उसको कहीं और लगा दे, तो अगर हमको जरूरत थी तो हमने बिजनेस में दोबारा लगा लिया, उसको, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं प्लोइंग बैक। क्या बोलते हैं, प्लोइंग बैक। मतलब अर्निंग का वो पोर्शन जो मेरे पास में अवेलेबल था, मेरे पैसे को जब मैं दोबारा बिजनेस के अंदर फिर इन्वेस्ट करूंगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्लोइंग बैक। तो क्या बोलते हैं, जब उसको प्लो बैक कर दिया एंड री इन्वेस्ट किया विद इन द फर्म एंड नो डिस्ट्रीब्यूट टू द इक्विटी शेयर होल्डर, दस सम रिटर्न इज फोरगोन बाय द इन्वेस्टर। तो कुछ रिटर्न हमारी जो है वो क्या होगी, फोरगोन होगी, हमको कुछ रिटर्न छोड़नी पड़ी। देखो ये पैसा जो आपने बिजनेस में वापस लगाया, जिसको प्लो बैक कर लिया, अगर आप इस पैसे को वापस ना लगाते तो क्या कहीं एल्सवेयर, बोले तो कहीं बाहर, क्या आप इसको इन्वेस्ट करते जी, और क्या इसके ऊपर रिटर्न कमाते, हाँ जी। लेकिन हमने यही पैसा बिजनेस में दोबारा लगा दिया, तो क्या वो जो बाहर से रिटर्न आनी थी क्या वो मेरी छूट गई, यस सर। तो ये तो लिखा हुआ है सम रिटर्न इज फोरगोन, कुछ रिटर्न हमको क्या करना पड़ा, त्याग करना पड़ा। कुछ रिटर्न का आपने को क्या करना पड़ा, त्याग करना पड़ा इन्वेस्टर के द्वारा, जब प्रॉफिट को आपने क्या कर लिया, दोबारा बिजनेस में फ्लो बैक कर लिया। तो ये जितना रिटर्न आपने त्याग किया ना वो आपकी हो जाएगी इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो रिटर्न आपने क्या कर दिए, त्याग कर दिया, वो आपकी क्या हो जाएगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है रिटेन अर्निंग की इज द रिटर्न विच कुड हैव बीन अर्न्ड बाय इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर कमा लेता अगर ये पैसे को हम बिजनेस में इन्वेस्ट ना करते, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, दिस इज द रिटेन कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। समझ रहे हो, क्योंकि अगर ये पैसा हम बिजनेस में ना लगाते, अगर इसको रिटेन ही ना करते, तो क्या ये डिविडेंड के तौर पे हम देते, बोलो बोलो जल्दी बोलो सर। अगर ये पैसा हम जो है रिटेन ना करते तो नेचुरल बात है ये पैसा किसका था, शेयर होल्डर का, तो ये पैसा हम शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे देते। और अगर ये पैसा शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे देते तो शेयर होल्डर की इनकम होती है, यस। शेयर होल्डर उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता, यस, उससे कुछ इनकम कमाता, यस। लेकिन हमको बिजनेस में पैसा चाहिए था तो हमने वो पैसा शेयर होल्डर को दिया ही नहीं। क्या उसकी वजह से शेयर होल्डर की जो कमाई है वो कुछ कम हो गया, नहीं हो गई है, हो गई है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, और ये आपकी इंप्लिसिट कॉस्ट होती है। आइए आगे देखते हैं। द रिटेन अर्निंग जो है वो क्या होती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है कंपनी का, विच इज बिलोंगिंग टू द शेयर होल्डर गिवन द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फर्म का वो क्या है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग वुड बी इक्विवेलेंट टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द earning by the investing elsewhere by the shareholder themselves or by the company itself. Opportunity costs are technically referred to as the implicit cost of
कैपिटल। जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फंड रेज्ड एंड इन्वेस्टेड बाय द फर्म मे देयरफॉर बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिटर्न व्हिच इज एसोसिएटेड विद द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द फर्म एंड इट्स शेयर होल्डर दैट वुड बी फोरगोन, जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इफ द प्रपोजल प्रोजेक्ट प्रेजेंटली अंडर कंसिडरेशन बाय द फर्म वर एक्सेप्टेड, द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग की जो कॉस्ट है वो क्या होती है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, या वो हमारी इम्प्लिसिट कैपिटल कॉस्ट होती है, इन द सेंस दैट इट इज द रेट ऑफ रिटर्न एट विच द शेयर होल्डर कुड हैव इन्वेस्टेड दिस फंड हैड they been distributed to them. However, जबकि other form of financing also has the implicit cost once they are invested. Other form of financing जो है ना आपके, वो उनकी भी अपनी implicit cost होती है अगर जब उनको हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। The explicit cost arise when funds are raised. Explicit cost कब होती है, जब पैसा हम बाहर से उठाते हैं तो हमारी explicit cost आ जाती है, जबकि implicit cost arise होती है जब जो फंड हमारे पास पड़े हैं, जब हम उसी को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कब आएगी, जब आपने बाहर से पैसे को क्या कर लिया, उठा लिया। और इम्प्लिसिट कब आएगी, जब आपने जो पैसा आपके पास अवेलेबल था उसको क्या कर लिया, यूज कर लिया। व्यू इन दिस पर्सपेक्टिव इम्प्लिसिट कॉस्ट आर यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब जो है वो क्या है, सर्वव्यापी है, हर सोर्स में आपको जो है वो ये कॉस्ट जो है वो देखने को मिलेगी। दे अराइज वेन एवर फंड आर यूज नो मैटर व्हाट द सोर्स। ओके हाँ जी, तो बेसिकली यहां पे समझाने का मतलब ये था कि जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग है, अर्निंग का वो पोर्शन जो आपने डिस्ट्रीब्यूट ना करके रिटेन कर लिया, उसकी वजह से वो पैसा जो शेयर होल्डर को मिलना चाहिए था बट शेयर होल्डर को वो पैसा नहीं मिला, जिसकी वजह से शेयर होल्डर की अर्निंग थोड़ी सी कम होगी। तो जितनी शेयर होल्डर की अर्निंग कम हुई है, दिस इज नोन एज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये बात समझ में आ रही है क्या? जी सर। चलो अब यहां पे मैंने कुछ लिखा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखिए दो पर्सन है, एक है आपका लेंडर और एक है जी आपका कौन, बोरोवर। ठीक है, एक कौन है, लेंडर, और एक कौन है जी, बोरोवर है। अब लेंडर वो पर्सन है जो पैसा उधार के तौर पे देता है, और बोरोवर वो है जो उधार लेता है। तो मैंने लिखा लेंडर उधार देने वाला और बोरोवर कौन है, उधार लेने वाला। ओके, एग्जांपल मान लो ये मिस्टर ए है, ये लेंडर है, और ये मिस्टर बी है जिसका नाम जो है वो क्या है, बोरोवर है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक है कि जब कभी भी बोरोवर जो है वो पैसा उधार लेने आएगा किसके पास में, लेंडर के पास में। जब कभी भी ऐसा है, मान लीजिए बोरोवर जो है वो पैसा उधार लेने आएगा किसके पास में, लेंडर के पास में, तो लेंडर जो है वो किन किन बातों को ध्यान में रखेगा जब वो पैसा जो है वो प्रोवाइड करेगा किसको, बोरोवर को। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, मिस्टर ए कौन कौन से फैक्टर को क्या करेगा, कंसीडर करेगा जब वो मिस्टर बी को जो है वो पैसा क्या देगा, उधार देगा। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको मिस्टर ए जो है वो क्या करेगा, कंसीडर करेगा। मतलब जब आप किसी भी पर्सन को जो है वो कुछ पैसा जो है वो क्या करे, उधार के तौर पे दोगे, तो आप किन किन बातों को जो है अपने ध्यान में रखते हो, उनकी चर्चा करने वाले हैं अब हम। मतलब वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ओके हाँ जी, आओ जी देखते हैं एक बार। मतलब ये है, एग्जांपल के तौर पे देखो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो है मिस्टर बी ने मिस्टर ए को अप्रोच किया कि सर मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। कौन बोल रहा है, ये मिस्टर बी। इसने ए को बोला मुझे 1 लाख चाहिए। मिस्टर बोले ठीक है 1 लाख रुपया हम आपको दे देंगे, लेकिन आपसे हम 14% अमाउंट जो है 14% आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है, ये 14% कैसे बना? आपने ये बोल दिया 14% जो है 14% हम आपसे क्या लेने वाले हैं, इंटरेस्ट। तो ये 14% कैसे बना? कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जिनकी वजह से ये 14% रेट बना? तो वो फैक्टर अब हम पढ़ने वाले हैं। या इस 14% को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनमें अगर चेंज होगा तो ये इंटरेस्ट का जो रेट है इसके अंदर भी क्या होगा, चेंज होगा। उन फैक्टर को अपने को पढ़ना है। ओके हाँ जी, चलो सबसे पहले नंबर पे जो आएगा वो है जी आपका इंटरेस्ट फ्री, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। अब ये क्या होता है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, जिसको IRF के नाम से हम पुकारते हैं। एक मिनट रुको, इसको हम जो है वो लिखते हैं आई मतलब इंटरेस्ट कौन सा, RF, रिस्क फ्री। तो रिस्क फ्री इंटरेस्ट सबसे पहला ये फैक्टर है जो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, अब ये है क्या, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। देखो जी पहले इसके बारे में देखते हैं, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या होता है। रिस्क फ्री मतलब कहीं ऐसी जगह पे पैसा लगाया जहां पे रिस्क फैक्टर क्या था, 0 था। ये क्या बोलता है, इंटरेस्ट रेट ऑफ द रिस्क फ्री
एंड डिफॉल्ट फ्री सिक्योरिटी, ऐसी सिक्योरिटी जिनमें कोई भी रिस्क नहीं है, मतलब आप उनके अंदर पैसा लगा दीजिए, कभी भी आपका पैसा नहीं डूबेगा। ऐसी सिक्योरिटी से जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसको बोलते हैं रिस्क फ्री। क्या बोलते हैं? रिस्क फ्री। जैसे सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब मान लो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई सिक्योरिटी इशू किया और गवर्नमेंट आपसे जो है वो 7% आपको इंटरेस्ट देगी। एग्जांपल मान लो गवर्नमेंट ने टी बिल दे दिया आपको और उसके बाद 7% जो है गवर्नमेंट बोल रही है हम आपको रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। तो जब मिस्टर बी ए से जो है पैसा लेने आएगा तो ए कम से कम 7% तो उससे लेगा ही लेगा। ए क्या बोलेगा कि देखो भाई ऐसा है, अगर ये पैसा मैं आपको नहीं दूंगा तो मैं, अगर ये पैसा मैं किसको दे दूं? गवर्नमेंट को भी दे दूंगा, रिस्क फ्री सिक्योरिटी में लगा दूंगा तो कम से कम 7% तो मुझे मिलेगा, तो ये तो आप मुझे दो ही दो। पहला तो ये हो गया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आता है रिस्क फ्री जो इंटरेस्ट रेट है इसके दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है आपका रियल इंटरेस्ट रेट और एक होता है कौन सा? परचेजिंग पावर। रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? जब लेंडर अपने पैसे को जो है वो क्या करता है? लेंड करता है, तो क्या उसको अपना पैसा पार्क करना पड़ता है दूसरे के पास में? जैसे अगर मान लीजिए मैं अगर आपसे पैसा उधार लेने आऊंगा तो क्या आपको वो हार्ड कैश मुझे देना पड़ेगा? हाँ जी। तो क्या आप उसको यूज करोगे? नहीं करोगे। तो उस नाम का जो आप मुझसे अमाउंट चार्ज करोगे डेट इज द रियल इंटरेस्ट रेट। पढ़ते हैं, व्हेन ए लेंडर लेंड मनी ही इज इन फैक्ट लेंड हिज प्रेजेंट परचेजिंग पावर इन फेवर ऑफ द अदर पार्टी, मतलब बोरोवर को वो दे देता है। इसमें लिखा भी क्या हुआ है? इट इज पेबल टू द लेंडर। ये किसको पेबल होगा? लेंडर को जाएगा फॉर सप्लाइंग द फंड, क्योंकि उसने अपने फंड्स को क्या कर दिया? सप्लाई किया, और इन अदर वर्ड्स सरेंडर कर दिया उसने अपने फंड्स को टू द पर्टिकुलर पीरियड के लिए। जैसे आपने अपने फंड्स को, मैं आपसे 1 साल के लिए पैसा लेने आया, आपने 1 साल के लिए वो पैसा मुझे दे दिया, सरेंडर कर दिया, तो उसके नाम के बदले में मैं आपको जो किराया पे करूंगा ना उसको बोलते हैं रियल इंटरेस्ट रेट। ओके, 1 साल के लिए, ठीक है जी। ये तो हो गया रियल इंटरेस्ट रेट। एक होता है इसी में परचेजिंग पावर रिस्क प्रीमियम। ये क्या होता है? देखिए, आज 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है और 1 साल के बाद उसी 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या कुछ कमी हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर। आज की डेट में मान लो अगर ये पेन जो है आज ये 10,000 रुपए का एक पेन है, ओके, तो आप आज जो है वो ये 1 लाख में कितने ले सकते हो? 10 ले सकते हो। 1 साल के बाद में इस पेन का रेट बढ़ जाएगा और एग्जांपल के तौर पे इसका रेट जो है वो हो जाएगा मान लीजिए 20,000 रुपए। तो आप ये बताइए 1 साल के जस्ट बाद आप उसी 1 लाख में कितने पेन ले सकते हो? 5 पेन ले सकते हो। तो क्या पैसे की जो है वो परचेजिंग पावर वक्त के हिसाब से कम होती है या नहीं होती है? होती है। किसकी वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से। तो अब आप मुझे ये बोलोगे कि सर उस इन्फ्लेशन का अमाउंट जो है उसको भी क्या करो? कंपनसेट करो। तो इन्फ्लेशन के अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए हम एक्स्ट्रा अमाउंट जो चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर रिस्क प्रीमियम। पढ़ते हैं, बोलते हैं इन जनरल टू कंपनसेट करने के लिए फॉर द लॉस, किसको? लॉस इन परचेजिंग पावर ओवर द पीरियड ऑफ लेंडिंग और सप्लाई ऑफ फंड, सो ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट द परचेजिंग पावर रिस्क प्रीमियम इज एडेड। जो परचेजिंग पावर रिस्क प्रीमियम है उसको भी ऐड करते हैं, क्या करने के लिए? फाइंड आउट करने के लिए द रिस्क रियल इंटरेस्ट रेट। ओके, और हायर द, जितना इन्फ्लेशन का अमाउंट जो है वो क्या रहेगा? हायर रहेगा, उतना ही आपका परचेजिंग पावर रिस्क भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे इन्फ्लेशन अगर 20% चल रहा है तो आप ये प्रीमियम भी क्या लोगे? ज्यादा चार्ज करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर आ रहे हैं डेट इज द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। और रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट का जो कंपोनेंट है वो कितने? 2। एक तो है रियल इंटरेस्ट रेट, ये तो क्या हो गया? अगर आप मुझसे उधारे लोगे तो मैंने वो पैसा आपको दे दिया, उसके बदले में जो आपसे मैं लूंगा वो तो रियल इंटरेस्ट रेट। और फिर मैं आपको बोलूंगा देखो इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की परचेसिंग पावर भी कम हो रही है, तो आप तो मुझे 1 साल बाद पैसा दोगे तो उसको भी कंपनसेट करो इन्फ्लेशन के अमाउंट को, तो उसके लिए जो मैं आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लूंगा डेट इज द परचेजिंग पावर रिस्क प्रीमियम। ओके, हाँ जी, ये दोनों तो हो गया रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी। अब अगला फैक्टर जो आता है जो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करता है डेट इज द बिजनेस रिस्क। अब ये समझना, मान लीजिए, एक बात समझिएगा, मान लीजिए मैं आपके पास में आया और मैं आपको बोला कि प्लीज मुझे 1 लाख रुपए लैंडिंग कर दीजिए और मैं आपको 1 साल के बाद में पेमेंट कर दूंगा। आप बोले ठीक है आपको दे देंगे, लेकिन आप ये बताइए आप इस पैसे का करोगे क्या? मैं बोला देखिए ध्यान से सुनना, अगर मैं उस पैसे को लगा रहा हूं किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में, तो पहले ये बताओ क्या वहां से कंफर्म्ड है कि मुझे एक मिनिमम रिटर्न तो मिलेगी? मतलब क्या अगर मैं उस पैसे को गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में लगाऊंगा तो क्या मुझे रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा? और क्या कंफर्म रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। मतलब मेरा जो बिजनेस है वो सिक्योर है या नहीं है? सिक्योर है। और अगर मैं उसी पैसे को जो है वो सट्टे में लगाऊंगा, मैचेस के अंदर पैसा लगाऊंगा, सट्टे में लगाऊंगा, जुआ खेलूंगा, ताशपत्ती खेलूंगा, तो क्या मेरा रिटर्न जो है वो, अब ये बताइए, श्योर है या वो अनश्योर हो गया?
अनश्योर हो गया सर। तो आप ये बोलेंगे कि आप ये बताइए सर इसको लगाने कहां वाले हो। अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो जहां से आने वाली अर्निंग जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, तो आपका जो बिजनेस रिस्क है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। बिजनेस रिस्क क्या है, जीरो है। और अगर रिस्क नहीं है तो नेचुरल बात है कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं ऐसी जगह पे पैसा लगाया जा रहा है, फर्म किसी ऐसी जगह पे पैसा लगाएगी जहां पे रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है तो मतलब जहां पे वेरिएशन के चांसेस ज्यादा है कि क्या पता अर्निंग हो और क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि अर्निंग ना हो, तो उस केस में जो है वो आपका बिजनेस रिस्क जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और भाई जितना रिस्क बढ़ेगा, चैप्टर नंबर 1 में करवा दिया था, उस बढ़ते हुए रिस्क को कंपनसेट करने के लिए जो है वो प्रीमियम भी हमको देना पड़ेगा। तो अब कुछ फालतू पैसा और लेंगे जिसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क प्रीमियम। पढ़ते हैं। The business risk is related to the response of the firm is EBIT to changing the sales revenue। मतलब सेल्स में चेंज होने पर आपके अर्निंग में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बिजनेस रिस्क। अनदर फैक्टर जो अफेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द फर्म प्रॉमिस टू पे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड टू द इन्वेस्टर। द बिजनेस रिस्क इज रिलेटेड टू द रिस्पॉन्स ऑफ द फर्म अर्निंग बिफोर EBIT टू चेंज इन द सेल्स रेवेन्यू। एवरी प्रोजेक्ट हैज इट्स इफेक्ट ऑन द बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म। इफ ए फर्म एक्सेप्ट ए प्रपोजल विच इज मोर रिस्की, अगर फर्म किसी ऐसे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रही है जो ज्यादा रिस्की है देन द एवरेज से, तो इन्वेस्टर जो पैसा लगाने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ फंड को बढ़ा देंगे ताकि उस बढ़े हुए रिस्क को हमको कंपनसेट किया जाए। इसी प्रीमियम को दोबारा जो है, ये जो प्रीमियम होगा ना, इसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क प्रीमियम और इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब बिजनेस रिस्क अगर ज्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ज्यादा, अगर बिजनेस रिस्क कम होगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम। और बिजनेस रिस्क होता क्या है, ये होता है कि सेल्स में चेंज होने पर आपकी अर्निंग में जो चेंज होता है, अगर मान लीजिए ऐसा है कि अर्निंग आपकी वेरिएट कर रही है, अर्निंग में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो वहाँ पे बिजनेस रिस्क जो है वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और जितना बिजनेस रिस्क ज़्यादा उतना ही जो है वो क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो क्या रहेगी, आपकी ज़्यादा रहेगी। ओके हाँ जी। तो सेकंड एलिमेंट जो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करता है दैट इज द बिजनेस रिस्क। तीसरा एलिमेंट जो आ रहा है वो है कौन सा, फाइनेंशियल रिस्क। अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, मतलब अगर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डिबेंचर का पोर्शन या डेट का पोर्शन जितना ज्यादा रहेगा उतना ही फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा रहेगा। ऐसा क्यों सर, देखिए डिबेंचर के ऊपर आपको फिक्स रेट से पे करना पड़ता है इंटरेस्ट, और डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है उसको बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज वो है जो प्रॉफिट से जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, चाहे कंपनी के अंदर प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो, भाई इंटरेस्ट की पेमेंट तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है हाँ जी सर। अब अगर मान लीजिए आपकी कंपनी के अंदर डिबेंचर जितने ज्यादा रहेंगे, तो आप मुझे एक बात बताइए, जितना डिबेंचर ज्यादा होगा तो उनके ऊपर ब्याज भी ज्यादा जाएगा। हाँ जी। और अगर ब्याज ज्यादा जाएगा और कभी ऐसा हुआ कि आप जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट टाइमली बेसिस पे नहीं कर पाए, तो क्या डिबेंचर होल्डर कोर्ट में जाकर के अपनी कंपनी को बंद भी करवा सकते, नहीं करवा सकते, करवा सकते हैं। तो अब बताइए क्या होगा, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। जितना आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डिबेंचर का पोर्शन या डेट का पोर्शन ज्यादा रहेगा उतना ही फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा, और जितना रिस्क ज्यादा उतना ही हम उस फाइनेंशियल रिस्क के बदले में आपसे लेंगे प्रीमियम, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। तो पहले तो मैं यहां लिख देता हूं एक बार, जो बिजनेस फाइनेंशियल रिस्क है, जितना फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होगा, जितना रिस्क जो है वो क्या है, ज्यादा। और ये कैसे होगा, जितना आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का पोर्शन ज्यादा, जितना आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डिबेंचर का पोर्शन ज्यादा, उतना फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा। और जितना फाइनेंशियल रिस्क जो है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जितना फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा रहेगा उतना ही आपका फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम चार्ज किया जाएगा, और जितना प्रीमियम ज़्यादा होगा उसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या होगी, ज़्यादा। और जितना आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर रहेंगे कम, तो रिस्क भी रहेगा कम, और रिस्क रहेगा कम तो प्रीमियम भी कम, प्रीमियम कम तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी जो है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। तो तीसरा जो एलिमेंट है जो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल रिस्क। पढ़ते हैं। फाइनेंशियल रिस्क इज अनदर टाइप ऑफ रिस्क जो अफेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म को। द पर्टिकुलर कंपोजिशन एंड द मिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस नोन एज द फाइनेंशियल प्लान, या उसी को बोलते हैं हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर, कैन अफेक्ट, वो भी अफेक्ट करता है रिटर्न अवेलेबल टू द इन्वेस्टर को। फाइनेंशियल रिस्क इज ऑफन डिफाइंड एज
हैज द लाइकलीहुड दैट द फर्म वुड नॉट बी, फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है कि क्या पता ऐसा हो सकता है कि फर्म वुड नॉट बी एबल, कि फर्म एबल ना हो कि वो अपने फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज, बोले तो इंटरेस्ट का टाइमली बेसिस पे पेमेंट कर पाए। ऐसा हो सकता है कि क्या पता फर्म जो है वो फिक्स फाइनेंशियल चार्ज मतलब इंटरेस्ट की टाइम पे पेमेंट ना कर पाए। इट इज रिलेटेड टू द रिस्पॉन्स ऑफ द फर्म अर्निंग पर शेयर टू द वेरिएशन इन द EBIT। The financial risk is affected by the capital structure or the financial plan of the firm. Higher the proportion of fixed cost security, जितना आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कोस्ट सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर, जितना डिबेंचर का पोर्शन आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा रहेगा, ग्रेटर वुड बी द फाइनेंशियल रिस्क, उतना ही आपकी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल रिस्क जो है वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और इस केस के अंदर इन्वेस्टर ये बोलेगा भाई रिस्क ज़्यादा है तो चलो फाइनेंशियल रिस्क को कंपनसेट करने के लिए पे करो फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम। फिर द इन्वेस्टर इन सच केस रिक्वायर्ड टू कंपनसेट फॉर द इंक्रीज रिस्क, दे एड फाइनेंशियल प्रीमियम, तो उसकी वजह से वो आपसे क्या डिमांड करेगा, फाइनेंशियल प्रीमियम का ओवर एंड अबव द बिजनेस रिस्क प्रीमियम। इट मे बी नोटेड एट फाइनेंशियल रिस्क लाइक बिजनेस इज ऑल्सो पर्टिकुलर एंड रिलेटेड टू द फर्म एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर। तो तीसरा जो फैक्टर आपने पढ़ा था डेट इज द फाइनेंशियल रिस्क। तो फाइनेंशियल रिस्क के बारे में बता दिया, जितना आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डिबेंचर का पोर्शन क्या रहेगा ज़्यादा, उतना फाइनेंशियल रिस्क होगा ज़्यादा, और उतना ही जो आपके इन्वेस्टर हैं वो आपसे डिमांड करेंगे प्रीमियम की ज़्यादा, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो आखिरी आपके फैक्टर हैं डेट इज द अदर कंसिडरेशन, वो है आपका लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी। अगर कंपनी की अगर आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, अगर उसकी जो इन्वेस्टमेंट है या उसकी जो सिक्योरिटीज है अगर वो मार्केट में इजीली सेल हो जाती है, मतलब उनमें लिक्विडिटी है, और दूसरा मार्केटेबल नेचर की है कि हर कोई उसको परचेस करने के लिए तैयार है, तो नेचुरल बात है वहाँ पे रिस्क रहेगा कम। और अगर आप किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं जिसकी सिक्योरिटी जो है उसमें लिक्विडिटी नहीं है, मतलब मार्केट में जाओगे बिकेगी नहीं या कोई उसको खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वहाँ पर आपका रिस्क रहेगा क्या, ज़्यादा। और नेचुरल बात है रिस्क जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही आप कंपनसेशन की भी डिमांड करोगे ज़्यादा। तो क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर may also like to add a premium with reference to the other factor. One such factor may be liquidity and marketability of the investment. Higher the liquidity, जितनी liquidity available ज़्यादा होगी उतना ही इन्वेस्टर प्रीमियम कम डिमांड करेगा, क्योंकि लिक्विडिटी जितनी ज़्यादा है या मार्केटेबिलिटी जितनी ज़्यादा है उतना हमारा रिस्क जो है वो क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि कभी भी हम जाके अपने इन्वेस्टमेंट को मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हैं। इफ द इन्वेस्टमेंट इज नॉट इजिली मार्केटेबल, लेकिन अगर कभी ऐसा है कि आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट के अंदर सेलेबल नहीं है, तो इन्वेस्टर में ऐड ए प्रीमियम। तो इन्वेस्टर बोलेगा देखो भाई यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, तो चलो मेरे बढ़े हुए रिस्क को कंपनसेट करने के लिए मुझे क्या दो, प्रीमियम दो। फॉर दिस ऑल्सो एंड कॉन्सिक्वेंटली डिमांड ए हाइयर रेट ऑफ रिटर्न। ओके, हाँ जी। तो इसका मतलब आपकी जो कॉस्ट है वो कैसे बनती है, कॉस्ट में ये सब एलिमेंट जुड़ते हैं। कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ डिफरेंट सोर्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट फ्री रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट प्लस बिजनेस रिस्क प्रीमियम प्लस फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम। आप सिंपल सा एक फंडा समझ लेना, जितना रिस्क जो है वो क्या होगा, ज़्यादा, जितना रिस्क जो है वो क्या रहेगा, ज़्यादा, तो इन्वेस्टर जो है उस रिस्क को कंपनसेट करने के लिए प्रीमियम की डिमांड करेगा ज़्यादा। और जब आपको बाहर देना ज़्यादा पड़ेगा तो नेचुरल बात आप कमाई भी ज़्यादा करना चाहोगे, तो उतनी आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लीजिए अगर आप किसी पर्सन को बोलते हो कि आप हमारी कंपनी में पैसे लगाओ, उस पर्सन ने जो है वो चेक करना चाहा कि आपकी कंपनी में रिस्क कितना है। जब उसने ये देखा कि रिस्क ज़्यादा है तो नेचुरल बात है वो ये बोलेगा कि देखो भाई मैं पैसा तो लगा दूंगा बट मुझे रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए, वो प्रीमियम की डिमांड ज़्यादा करेगा। और अगर आपसे प्रीमियम ज़्यादा लेगा तो नेचुरल बात है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। वही दूसरी तरफ अगर बात करते हैं, आपने किसी पर्सन को बोला हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, वो बोला ठीक है मैं एक बार चेक करता हूँ, उसने चेक किया और कंपनी में रिस्क बिल्कुल ही कम है, मतलब कंपनी में बिजनेस रिस्क भी नहीं है, कंपनी में फाइनेंशियल रिस्क भी नहीं है, कंपनी की जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो मार्केटेबल है, वो उसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरल बात है रिस्क कम। और अगर रिस्क कम है तो नेचुरल बात है वहाँ पे जो प्रीमियम है वो भी वो कम डिमांड करेगा। अगर प्रीमियम कम तो नेचुरल बात है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो सारा खेल जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, रिस्क से। किससे जुड़ा हुआ है, रिस्क से। तो रिस्क और जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इनके अंदर जो रिलेशन है वो कैसा, पॉजिटिव है। जितना रिस्क ज़्यादा रहेगा उतनी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, और जितना रिस्क कम रहेगा उतनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो भी क्या रहेगी, आपकी कम रहेगी। ओके, हाँ जी। इसके बारे में कुछ लिखा मैंने, एक बार थोड़ा पढ़ाता हूँ आपको, ध्यान दो। रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब जो है वो क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
चलो जी, इट इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस और अजम्पशन दैट इन्वेस्टर मस्ट बी कंपनसेट। बोलता है इन्वेस्टर को कंपनसेट किया जाएगा फॉर अंडरटेकिंग द एडिशनल रिस्क। अगर कोई इन्वेस्टर जो है वो एडिशनल रिस्क उठाता है तो नेचुरल बात है उसको कंपनसेट किया जाना चाहिए, अदरवाइज दे विल नॉट सप्लाई द फंड, नहीं तो वो आपको जो है वो पैसा प्रोवाइड नहीं करेगा। मतलब इन्वेस्टर डिमांड करेगा कंपनसेशन फॉर बियरिंग रिस्क। इन्वेस्टर ये बोलता है अगर मैं रिस्क उठाऊंगा, अगर इन्वेस्टर रिस्क उठाएगा तो वो किसकी डिमांड करेगा? कंपनसेशन की डिमांड करेगा। आगे डिफरेंट सिक्योरिटी, अलग अलग तरह की जो सिक्योरिटी हैं, लाइक बॉन्ड्स हो गया, लाइक प्रेफरेंस हो गया, लाइक इक्विटी हो गया, हैव डिफरेंट रिस्क लेवल। तो उनका जो रिस्क लेवल है वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। एंड देयरफॉर इसीलिए रिस्क प्रीमियम कंपोनेंट जो है वो भी क्या होता है? अलग अलग। जैसे बॉन्ड में रिस्क बिल्कुल नहीं होता, क्यों? क्योंकि बॉन्ड के ऊपर फिक्स रेट से जो है आपको इंटरेस्ट मिलना है। प्रेफरेंस के अंदर रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन इक्विटी में रिस्क सबसे ज्यादा होगा। तो नेचुरल बात है अगर हम बोलेंगे बॉन्ड में लगाओ तो आप कम डिमांड करोगे, अगर हम बोलेंगे इक्विटी में लगाओ तो आप ज्यादा रिटर्न की डिमांड करोगे, क्योंकि वहां पे जो आपका रिस्क है वो भी क्या है? ज्यादा है। तो क्या बोलते हैं? हायर द रिस्क, जितना रिस्क जो है वो क्या रहेगा? हायर रहेगा। मोर इज द रिस्क प्रीमियम कंपोनेंट, उतना ही आपका जो रिस्क प्रीमियम कंपोनेंट है वो क्या रहेगा? ज्यादा। एंड देयरफॉर हायर इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, उतना ही आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब उतनी ही आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो यहां पे एक रिलेशन मेंटेन होगा। ये देखो एक बार, ये रिस्क है या ये रिस्क है आपका और ये साइड में रिटर्न है। ओके, अब ये देखो अगर इतना ही रिस्क है ये, ठीक है, तो ये जीरो रिस्क है, तो जीरो रिस्क पे भी जो है वो आपको रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी, जीरो रिस्क पे ये है। जब रिस्क बढ़ेगा तो फिर अब ये देखो रिस्क बढ़ गया, तो ये पब्लिक सेक्टर बॉन्ड में रिस्क बढ़ गया, तो नेचुरल बात है प्रीमियम जो है वो इतना हो जाएगा। रिस्क और बढ़ेगा तो प्रीमियम और बढ़ेगा, रिस्क और बढ़ेगा, ये देखो ये रिस्क पहले इतना था, फिर रिस्क ये, फिर रिस्क और बढ़ा प्रेफरेंस में तो प्रीमियम और रिस्क और बढ़ेगा तो इक्विटी के अंदर देखो प्रीमियम और। तो जितना रिस्क आपका जो है वो क्या होगा? बढ़ते जाएगा, उतना ही आप प्रीमियम की डिमांड जो है वो क्या करते रहोगे? ज्यादा करते रहोगे। यही सिंपल सा फंडा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? रिस्क परसेप्शन पे। अगर आपके सिक्योरिटी के अंदर जो है वो रिस्क ज्यादा है तो इन्वेस्टर बोलेगा भाई इस बढ़े हुए रिस्क को कंपनसेट करने के लिए प्लीज प्रोवाइड मी द रिस्क प्रीमियम, और जितना रिस्क प्रीमियम आप उसको ज्यादा दोगे उतनी आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। ओके, हाँ जी सर, तो ये आपको मैंने बता दिया। जैसे ये देखो जी, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उनमें रिस्क जीरो होता है बिल्कुल। अगर रिस्क जीरो है तो इतना मान लो 7% जो है वो रिटर्न की डिमांड की जा रही है, एग्जांपल मान लो। वही अगर बात करूंगा मैं किसमें? पब्लिक सेक्टर के जो बॉन्ड्स है, अगर उसमें थोड़ा सा रिस्क आपका थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर ये बोल दिया जी देखो थोड़ा रिस्क है तो इतना कम से कम जो है वो 2% एक्स्ट्रा ओढ़ लेंगे, तो इनके लिए 9% हो गया, इनके लिए 7 था। फिर वही अगर कंपनी के डिबेंचर बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें रिस्क थोड़ा और ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो बोले जी इसके लिए हम आपसे टोटल में 5% का प्रीमियम लेंगे। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 5 और 7 तो रिस्क जीरो रिस्क पे भी मिल रहा है, तो ये तो मिलेगा प्लस में 5 रिस्क की वजह से, तो कितना हो गया? 12%। वही अगर प्रेफरेंस में लगाओगे तो उसमें रिस्क थोड़ा और भी ज़्यादा है, और अगर और भी ज़्यादा है तो हम बोलेंगे मान लो 7% का रिस्क है, तो कितना हो गया? 7 और 7 14% हो गया। और वही अगर आप इक्विटी में लगाओगे उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है, मान लो उसके लिए इन्वेस्टर बोल रहा है कि भाई मैं अगर रिस्क उठाऊंगा इतना सारा तो मैं आपसे प्रीमियम लूंगा मान लो 9% का, तो फिर इक्विटी वालों को क्या मिलेगा? 7 तो जीरो रिस्क पे मिलना था और प्लस में 9, कितना हो गया? 16%। इसका मतलब ये हो गया कि जितना रिस्क बढ़ता रहेगा उतना उस बढ़े हुए रिस्क को कंपनसेट करने के लिए अपने को प्रीमियम भी ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा, और उतनी ही आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी बढ़ती रहेगी। ये बात समझ में आया क्या? हाँ जी सर। अब आ जाओ मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, थोड़ा सा टॉपिक और करते हैं, फिर इसको क्लास को खत्म करते हैं। बोलता है इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ फंड फॉर द फर्म। मेजरमेंट जो है, जब भी आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंप्यूट करेंगे उसके लिए आपके 2 असम्पशन है। पहली असम्पशन ये है कि जो बिजनेस रिस्क है वो कैसा है? अनअफेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि EBIT जो आपने पहले एज्यूम किया था वो आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आपकी कंपनी के अंदर बिजनेस रिस्क बिल्कुल भी नहीं होगा। बोले तो बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म इज अनअफेक्टेड बाय द प्रपोजल बीइंग इवैल्यूएटेड एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द न्यू प्रपोजल, अगर आपको
एक्सेप्ट भी करेंगे तो उसमें भी सेम लेवल का ही रिस्क देखा जाएगा। दूसरा, फाइनेंशियल रिस्क जो है फर्म का वो भी क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, वेदर चाहे एक प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए। तो ये तो दो असम्पशन है कि बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों क्या रहेंगे, आपके सेम रहेंगे। दूसरा, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड को जो है इसके दायरे से क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है। द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज दी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी लाइक बैंक क्रेडिट हो गया, ट्रेड क्रेडिट हो गया, बिल्स हो गया, आर जनरली कंसीडर्ड टू बी टेम्परेरी होते हैं और इसको जो है ये शॉर्ट टर्म का होता है। देयरफॉर इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर क्या आएगी, कंबाइंड कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। तो इसके अंदर हमेशा लॉन्ग टर्म सोर्स को ही हम लेकर चलते हैं। आगे देख, कंबाइंड कॉस्ट जो होती है उसको हम बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, और जो स्पेसिफिक कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, कंबाइंड कॉस्ट को, चारों फैक्टर की कॉस्ट को मिला लेंगे तो बनेगा कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और जो स्पेसिफिक फैक्टर की जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड कैन बी ब्रॉडली जो लॉन्ग टर्म सोर्स है उनको कैटेगराइज करते हैं चार पार्ट में, तो उनकी कॉस्ट भी निकलेगी चार तरह की। एक है लॉन्ग टर्म डेट, तो मतलब केडी, इसकी कॉस्ट जो आएगी वो केडी, प्रेफरेंस की केपी, इक्विटी की केई और रिटेन्ड अर्निंग की केआर। ये करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके जी सर। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेसिक सिनेरियो है क्या, उसमें क्या पढ़ना है वो हमने समझा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है वो हमने देखा। फिर हमने देखा कॉस्ट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हमने देखा। फिर रिस्क में और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या रिलेशन है वो हमने देखा। ओके हाँ जी सर। लो जी, ये हो गया आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। या तुम लेक्चर देखते हो तो कमेंट तो किया करो इसके ऊपर, ठीक है ना, तो उससे हमको भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिलता है कि हाँ भाई बच्चों को हमारी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। तो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर कर लेना, ताकि जैसे कल नई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी और भी अच्छी हो, ठीक है ना। और चैनल को अपना फ्रेंड्स के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है उसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है जी सर। चलो ये करो, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।